सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सीए फाइनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर नवंबर 2024 स्टूडेंट्स। जो लोग भी सीए फाइनल का नवंबर 2024 में एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है आप लोगों का अमेंडमेंट वीडियो। सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको अमेंडमेंट्स तो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। सो मैंने आपको पहले भी बोला था कि इंस्टीट्यूट एग्जाम के 3-4 महीने पहले जनरली कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स लाते रहती है, तो उससे रिलेटेड जो भी वीडियो होगा, जो भी कंटेंट होगा, वो मैं आप लोगों को दे दूंगा यूट्यूब के थ्रू। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो अभी मैं पहले आप लोगों को बताता हूं किसके लिए क्या है, वो सारी चीजें पहले एक्सप्लेन करता हूं। किसको ये देखना इंपॉर्टेंट है, किसके लिए ये देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, एक लाइन में अगर मैं बोलूं, तो हर एक स्टूडेंट जो नवंबर 2024 में एग्जाम दे रहा है उसको ये वीडियो देखना मैंडेटरी है। उसके बगैर वो नवंबर 2024 के अंदर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स मिस कर जाएगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखो, ध्यान से सुनना है एक चीज है मेरी बात। ये इंट्रो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बिकॉज उसके बदौलत ही आप आगे की चीजें सुनोगे। तो सबसे पहली, हर एक स्टूडेंट जो नवंबर 2024 में एग्जाम दे रहा है सीए फाइनल का, ठीक है, उन सब के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो इंपॉर्टेंट है। इसमें जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो सबको देखना है। अब इसमें मल्टीपल कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। पहला स्टूडेंट जिन्होंने मई 2024 में एग्जाम दिया होगा, अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हुए होंगे, उनको भी देखना है। उनको तो सबसे पहले देखना है, ठीक है, क्योंकि उनके लिए तो ये एडिशनल चीज ही है। जिन्होंने मई 2024 में एग्जाम नहीं दिया था और मुझसे लेक्चर ले रहे हो या कहीं से भी लेक्चर ले रहे हो और पहली बार नवंबर 2024 में अटेम्प्ट दे रहे हो और नवंबर 2024 के हिसाब से कोचिंग कर रहे हो, उन लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये बैच रिकॉर्ड हुआ था तब ये इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट्स नहीं लाए थे। इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट्स अभी ये 2-3 हफ्ते पहले लाए हैं, तो इसलिए ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। बस इतनी ही बात बोलकर मैं छोड़ देना चाहता हूं, ठीक है। ये पहली चीज। दूसरी चीज, इस वीडियो के अंदर बहुत सारा रिपीटेशन हुआ है। मैं जनरली आपको बताता हूं क्या होता था और क्या हुआ है। जनरली इंस्टीट्यूट क्या करता था पता है, पहले है ना मई 24 के अमेंडमेंट्स अलग से लाता था और फिर जो नवंबर 24 के अमेंडमेंट से वो अलग से लाता था। उसमें मर्ज नहीं करता था, खिचड़ी नहीं करता था। मतलब मई 24 के अमेंडमेंट सेपरेट और जो नवंबर के लिए अमेंडमेंट्स आएंगे उसमें जो एडिशनल चीजें आएगी वो इंस्टीट्यूट उसको अलग से डाल देता था। लेकिन इस बार इन लोगों ने वैसा नहीं किया है। इन लोगों ने मई 2024 के लिए तो अमेंडमेंट्स लाए थे, मैंने उसके लिए वीडियो भी डाला था, स्टैट्यूटरी अपडेट्स ऑफ मई 2024। अब इन्होंने क्या किया पता है, ये जो नवंबर का जो इन्होंने ये फाइल लाया है ना, इसके अंदर मई के वीडियोस, मई के जो अमेंडमेंट्स थे ना, उसकी भी खिचड़ी बना दी है, ठीक है। तो इसमें आपको नए अमेंडमेंट्स भी मिलेंगे और पुराने भी मिलेंगे, दोनों इसमें डाल दिया है इन्होंने, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ जो एक्स्ट्रा अमेंडमेंट्स है वो बात करने वाला हूं। जो मई वाले अमेंडमेंट्स थे, मई 24 के अमेंडमेंट्स थे, जो डेफिनेटली नवंबर 24 के लिए भी एप्लीकेबल है, जिसका ऑलरेडी वीडियो मैंने डाल दिया था यूट्यूब पे आज से 5-6 महीने पहले। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा। तो आपको वो तो देखना ही है और मई वालों ने देखा ही होगा, नवंबर वालों को भी देखना है। उसके साथ साथ ये वीडियो में जो एक्स्ट्रा चीजें इंस्टीट्यूट ने डाली है उसके ऊपर मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगा। और बहुत अच्छे अच्छे अमेंडमेंट्स यहां पर आए, बहुत जबरदस्त अमेंडमेंट्स आए। कुछ अमेंडमेंट्स तो ऐसे जहां पर आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपको चीजें समझ आएगी एग्जैक्टली यहां पर क्या चल रहा है, ठीक है। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरू करते हैं विद अवर फर्स्ट अमेंडमेंट। तो यहां पर आपके जो है मेजर सर्कुलर्स है, नोटिफिकेशन है जो सीबीडीटी ने लाई है, वो सारे आपके यहां पर एप्लीकेबल है। यहां पर देखो, फॉर्चुनेटली सबसे पहला जो यहां पर नोटिफिकेशन है ये कभी आया था 12 सितंबर 2023। ये पिछले साल ही आ गया था, ये मई 24 में भी एप्लीकेबल था और ये मई 24 के वीडियो में मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। आप उसमें जाकर देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने उसका लिंक डाल दिया, ठीक है। ये पहला वाला मैंने ऑलरेडी पहले ही कवर कर दिया था। हाँ, ये दूसरे अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये दिसंबर में आया था। अब देखो बात समझो, देखो अगर आप मई में एग्जाम दिए थे ना, मई में, कॉमन सेंस वाली बात है, मई 24 अगर आप सीए फाइनल का एग्जाम देते हो तो आपको इतना पता होगा कि एग्जाम के 6 महीने पहले तक जो भी नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स आते हैं वो आपके एग्जाम में एप्लीकेबल होते हैं। तो मई 2024 का एग्जाम के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक जो भी नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स आए थे वो ऑलरेडी हमने लास्ट अमेंडमेंट वीडियो में कवर कर लिया है, ठीक है। अब इन्होंने देखो ये 31 अक्टूबर के बाद ये वाला जो अमेंडमेंट है, ये पहला वाला, ये कब आया था देखो, सितंबर में आया था। ये लास्ट वाला, ये मई 24 के 6 महीने पहले का अमेंडमेंट है। तो ये लास्ट वाले बुकलेट में भी ऑलरेडी कवर था, उस पर वीडियो भी बना दिया था मैंने, सॉफ्ट कॉपी भी शेयर कर दिया था। मैं वापस सब कुछ शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैं वापस से बस एक ही चीज वापस से रिपीट नहीं करना चाहता हूं, सेंस नहीं बनता है वही सारे अमेंडमेंट्स में वापस से रिपीट करो, सेम चीज है, ठीक है। अब ये वाला डेट देखोगे तो ये दिसंबर में आया है। ये जब दिसंबर में आया तो ये मई के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के 6 महीने पहले तक के अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन ये नवंबर 2024 के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि नवंबर 2024 के लिए आपका 6 महीना कब खत्म होगा, आपका 6 महीने खत्म होंगे 30 अप्रैल 2024। तो
इस डेट तक के जो भी अमेंडमेंट्स है वो अभी हम लोग आज करने वाले, ठीक है। और जो अक्टूबर तक के अमेंडमेंट्स है वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी कर लिया था। तो सबसे पहला अमेंडमेंट यहां पर क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, छोटा सा अमेंडमेंट है, नथिंग ग्रेट एज सच। ये ट्रस्ट से रिलेटेड है, पॉलिटिकल पार्टी, अदर स्पेशल एंटिटीज, लेकिन यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज वो सबसे रिलेटेड कोई अमेंडमेंट्स नहीं आए हैं, ट्रस्ट से रिलेटेड सारे अमेंडमेंट्स आए। तो सबसे पहला अमेंडमेंट यहां पे ट्रस्ट से रिलेटेड है। आप सभी को पता होगा कि ट्रस्ट को अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो उसको 11(5) में कुछ मोड्स बोले गवर्नमेंट ने, बस वहीं पे इन्वेस्ट कर सकता है। 12-13 अलग अलग किस्म के मोड्स हैं, वहां पर इन्वेस्ट कर सकता है। पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है, म्यूचुअल फंड्स खरीद सकता है, उसके बाद में वो किसान विकास पत्र, फिक्स डिपॉजिट खरीद सकता है शेड्यूल बैंक के। ऐसे 12-13 अलग अलग इन्वेस्टमेंट है, वहां पर वो इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। वो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकता है। अगर वो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है तो इट इज अ वायलेशन ऑफ द लॉ, और उसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा, उसके अगेंस्ट कड़े प्रोविजंस लगाए जाएंगे जो इनकम टैक्स के अंदर बोले गए, ठीक है। देयरफॉर यहां पर जो 11(5) की लिस्ट है, 11(5) के अंदर 12-13 अलग अलग किस्म की सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट ने डाल के रखे। इस लिस्ट के अंदर गवर्नमेंट ने एक एडिशन किया है, एक और इन्वेस्टमेंट को यहां पर इंट्रोड्यूस किया है, उसका नाम है, अगर आप पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के यूनिट्स खरीदते हो, क्या खरीदते हो, पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनके यूनिट्स खरीदते हो तो इसको बराबर से सर्कल कर देना और अपनी किताब में लिख लेना अगर चाहिए तो। अगर आप चाहो तो अपनी किताब में इसको लिख लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा इतना बड़ा कुछ अमेंडमेंट पढ़ने लायक नहीं है, एक एक्स्ट्रा एडिशन हुआ है तो 11(5) की लिस्ट के अंदर इसको ऐड कर दो, बस और कुछ नहीं। पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी अगर आप खरीदते हो तो ये भी माना जाएगा कि ये 11(5) के मोड में आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो ये पहला नया अमेंडमेंट है, वैसे तो ये दूसरा अमेंडमेंट है, लेकिन इससे पहले वाला अमेंडमेंट मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ मई 2024 के डिस्कशन में कवर कर लिया था। नवंबर 2024 में भी इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम के लिए सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, दोनों एग्जाम का फाइनेंस एक्ट भी सेम ही होता है, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं होता है। अब आता हूं मैं दूसरे अमेंडमेंट की तरफ, ठीक है। ये एक जबरदस्त अमेंडमेंट है, ये एक जबरदस्त पॉइंट है, इसको समझाने के लिए मेरे को पूरा का पूरा एग्जांपल लेना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ने भी यहां पर एग्जांपल डाला है, मैं वही एग्जांपल लूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने तरीके से उसको बोर्ड पे लिखकर बताऊंगा, कुछ नंबर्स की जरूरत पड़ेगी तो मैं यहां से देख लूंगा, ठीक है। सपोज यहां पर एक ट्रस्ट है, ठीक है, ये नंबर्स पूरा बोर्ड पे अगर मैं लिखूंगा नहीं ना तो आपको इसका लॉजिक नहीं समझ आएगा। प्रोविजन तो समझ आ जाएगा, नोटिफिकेशन क्या बोल रहा है, सीबीडीटी वो भी समझ आ जाएगा, लेकिन इसका लॉजिक नहीं समझ आ जाएगा। और हम लोग हमेशा कोई भी चीज याद करो लॉजिक से ही पढ़ते हैं, हम लोग डायरेक्ट टैक्स को लॉजिक से पढ़ते हैं, बिना लॉजिक के मुझे डायरेक्ट टैक्स पढ़ाने में मजा नहीं आता है, और ना ही मेरे स्टूडेंट्स को बिना लॉजिक के डायरेक्ट टैक्स पढ़ने में मजा आता है। तो यहां पर एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट ए, ठीक है, एक ट्रस्ट है उसका नाम है ट्रस्ट ए, और यहां पर दूसरा ट्रस्ट है ट्रस्ट बी, दोनों रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, ठीक है। 12AA 12AB जो भी सेक्शन आप बोलना चाहते हो बोल सकते हो, ठीक है। अब इस ट्रस्ट की ग्रॉस रिसीट्स है, इस ट्रस्ट की ग्रॉस रिसीट्स है 300, ठीक है, 300 रुपीज की इसकी ग्रॉस रिसीट्स है। अब आप सभी को पता है कि हर एक ट्रस्ट को 15% का फ्लैट एग्जेम्पशन मिलता है कि नहीं मिलता है, सेक्शन 11(1) के अंदर। उस हिसाब से 45 रुपीज का ट्रस्ट को फ्लैट एग्जेम्पशन मिल जाएगा, यहां पर आ जाएगा 255 रुपीज, ठीक है। अब आप सबको पता है कि अगर इस ट्रस्ट को अपना इनकम टैक्स बचाना है तो इसको ये 255 रुपीज अप्लाई करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, अप्लाई बहुत तरीके से कर सकता है, अपने ट्रस्ट के लिए खर्चा कर सकता है या दूसरे को डोनेशन भी दे सकता है, ठीक है, ये दोनों एप्लीकेशन में आता है। अब मान लो इसने अगर सपोज इसमें से 100 रुपया, कितना, 100 रुपीज डोनेट कर दिया, किसको, दूसरे ट्रस्ट को डोनेट कर दिया, ट्रस्ट बी को डोनेट कर दिया 100 रुपीज मान लो, ठीक है। तो अब उसको यहां पर क्या मिल जाएगा, इसका एप्लीकेशन, ये डोनेशन को वो क्या मानेगा, एप्लीकेशन मानेगा। लेकिन अब आपको यहां पर रुक जाना है, मुझे भी यहां पर रुक जाना है। याद करो सब लोग जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा है विद फाइनेंस एक्ट 2023 अमेंडमेंट, क्या यहां से मैं अब 100 रुपीज माइनस कर सकता हूं? द आंसर इज नो, आप 100 रुपीज यहां से माइनस नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2023 का अमेंडमेंट आया है कि अब से अगर आप किसी को डोनेशन देते हो दूसरे ट्रस्ट को, ठीक है, तो आपको उसका सिर्फ 85% ही एग्जेम्पशन मिलेगा, आपको पूरा 100% उसका एग्जेम्पशन मिल ही नहीं सकता है, ठीक है, याद करो। तो ये डोनेशन का सिर्फ 85% आपको यहां पर एग्जेम्पशन मिलेगा, तो ये 85 आप एग्जेम्पशन ले लो। बाकी अगर 100 रुपीज डोनेट करके आप 100 रुपीज माइनस करने की इच्छा रखते हो तो ये इच्छा अब आपकी पूरी नहीं हो सकती है आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2023। आई होप एवरीबॉडी नोज दैट। इस पे मैंने क्लास के अंदर बहुत एम्फेसिस डाला है, इस पे मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया, लॉजिक भी बताया था ऐसा गवर्नमेंट क्यों करती है, क्योंकि एक दूसरे को डोनेशन दे देके डोनेशन का मिसयूज होता है, और कुछ नहीं, ठीक है। अब ट्रस्ट के पास कितना पैसा बचा, अब ट्रस्ट के पास बचा है 170 रुपीज।
170 रुपीज ट्रस्ट को क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू अप्लाई नाउ, दे हैव टू अप्लाई फॉर ट्रस्ट। अब अगर ये 170 रुपीज ट्रस्ट अप्लाई करेगा तो उसकी इनकम क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने यहां पर कोई भी नोटिफिकेशन के बारे में कि नोटिफिकेशन में क्या बातें बोली गई है और अमेंडमेंट में क्या बातें बोली गई, वो कुछ भी नहीं बता रहा हूं। ये तो मैं फाइनेंस एक्ट 2023 का अमेंडमेंट आपको बता रहा हूं जो हमने क्लास में भी किया है, कुछ भी नया अभी तक नहीं बताया है। अब ये नोटिफिकेशन में क्या है, ये सर्कुलर में क्या है, वो तो हम अभी उस पर आएंगे। पहले इसका मेरे को एक रिकैप तो कर लेने दो, तब मैं उस पर आऊंगा। ठीक है, आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस चार्ट। दिस इज वेरी सिंपल, इसमें कुछ खास नहीं है। 300 रुपया आपका ग्रॉस रिसीट है, 15% फ्लैट एग्जेम्पशन। ठीक है, 85, उसके बाद उसमें से आपने 100 रुपए का डोनेशन दिया, दे दो डोनेशन। 100 रुपए का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, एग्जेम्पशन तो 85 का ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपने 170 रुपया अप्लाई किया, जो बचा बैलेंस था 255 माइनस 85 अगर करते हो आप तो 170 आता है। अब 170 आप अप्लाई कर दो तो 1 रुपए का टैक्स नहीं लगेगा आपको। ठीक है, अप्लाई कर दो, नो टैक्स। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब यहां पर असली सवाल उठेगा। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे लोग डाउट पूछेंगे। ठीक है सर, ये क्या बात हो गई सर, 100 रुपए अगर उसने डोनेशन दिया तो उसको वैसे भी पूरा 100 रुपए का एग्जेम्पशन तो मिल ही रहा है। यहां पर कुछ लोगों के दिमाग में ये डाउट आता है, सबके दिमाग में नहीं आता है, कुछ लोगों के दिमाग में आता है, इसलिए मैं पहले से ये डाउट को रेस करना चाहता हूं। सर ये 100 रुपए आपने डोनेशन दिया तो आपने वैसे भी पूरा 100 रुपया तो माफ करवा लिया। अच्छा, कैसे माफ करवाया 100 रुपया, बताओगे मुझे? देखो कैसे माफ करवाया। देखो ये 300 रुपया है मेरे पास, ठीक है, इसी में से मैंने 100 रुपया दिया, करेक्ट। कॉमन सेंस से सोचना, मेरे पास 300 रुपया एक की इनकम आई है, उसी में से मैंने 100 रुपया डोनेशन दिया। तो सर आपने पूरा 85% का लॉजिक का क्या सेंस बनता है सर, वो तो वैसे भी सर 100% पूरा माफ हो रहा है सर। मैं पूछा स्टूडेंट से कैसे माफ हो रहा है बेटा, तो वो बोलता है देखो अभी स्टूडेंट की सोच है ऐसी, जो बिल्कुल सही है। सर ये 300 रुपए में से आपने 100 रुपया डोनेट किया, ठीक है, ठीक है, उसका आप 85% एग्जेम्पशन लेते हो, तो सर ये 300 रुपए में से 300 रुपए को बाइफरगेट कर दो ना सर 200 और 100 में, कि 200 रुपए में से आपने अप्लाई किया ट्रस्ट को और 100 रुपए में से आपने डोनेशन दिया, ऐसे बाइफरगेट कर दो। मैं बोला ठीक है, मैं बाइफरगेट कर देता हूं इस तरीके से। तो 100 रुपया सर आप सोचो कि डोनेशन दे रहे हो, तो जब 100 रुपया आपके पास आ रहा है, बहुत बारीकी से सुनना, बहुत गहरी बातें बोलने जा रहा हूं मैं। जब 100 रुपया आपके पास आ रहा है इस 300 में से, 300 को हम बाइफरगेट कर देते कि 100 रुपया आया, फिर 200 अलग से आया, जो 100 आया वो हमने डोनेट कर दिया, जो 200 आया हमने वो अप्लाई कर दिया। अब जो अप्लाई कर दिया उसको छोड़ो, जो डोनेट किया उसकी बात करते हैं। बच्चे के दिमाग में डाउट आ रहा है, ये 100 रुपीज मेरे पास आया, मैंने उसे डोनेट किया, जो 100 आया तो सर उसमें से आपने पहले तो 15% का एग्जेम्पशन ले लिया, तो आपके पास पहले तो 15 तो ऐसे ही माफ हो गया आपका, तो आपको बचा हुआ 85 देना पड़ा, वैसे तो आपका पूरा 100 माफ हो गया सर। तो क्या इस स्टेटमेंट इस अमेंडमेंट का क्या लॉजिक है? अरे लॉजिक है इस अमेंडमेंट का, क्योंकि अगर ये अमेंडमेंट नहीं आता था तो क्या होता था, आप खुद सोचिए। अगर ये अमेंडमेंट नहीं आता था तो यहां पर 300 रुपया होता था, ठीक है, यहां पर 45 रुपीज होता था, करेक्ट, वो तो 15% एग्जेम्पशन तो मिलेगा ही, यहां पर 255 होता था। अगर ये अमेंडमेंट नहीं आता था तो आप 100 रुपया देकर 100 रुपए का एग्जेम्पशन लेते थे, और उसके बाद आप 170 रुपीज अगर आप अप्लाई करते थे तो आपको 15 रुपीज का यहां पर क्या हो जाता था, लॉस हो जाता था। और याद करो कुछ प्रोविजंस थे, अभी तो अमेंडमेंट आ गया कि आप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो ट्रस्ट का, लेकिन आज से 2 साल पहले फाइनेंस एक्ट 2021 के पहले तक लॉस भी कैरी फॉरवर्ड किया जाता था, याद करो। तो ये सब ग्रेजुअली डेवलप हुआ है, सडनली नहीं हुआ है। पहले गवर्नमेंट ने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने से मना कर दिया, फिर गवर्नमेंट ने डोनेशन को 85% कर दिया। जब मान लो ये दोनों अमेंडमेंट नहीं थे, डोनेशन 100 रुपीज दिया, 100 रुपीज मिलेगा, लॉस है तो लॉस कैरी, तो सोचो क्या होता था तब, कि आप 100 रुपया ले रहे हो। सोचो अब सोचो, जब ये दोनों अमेंडमेंट्स नहीं आए थे तो क्या होता था कि आपको 100 रुपया मिला किसी से, पहले आप उस 100 रुपए का एग्जेम्पशन लेते हो 15%, 85 बचा, 85 में से 100 डोनेट करते हो, ठीक है, और उस 15 रुपए को कैरी फॉरवर्ड करवाते हो, डबल बेनिफिट लेते हो। इसी चीज को रोकने के लिए अमेंडमेंट आया था फाइनेंस एक्ट 2023 में, और लॉस का अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2021 में आया था। अब यहां पर क्या अमेंडमेंट आया है, ये सर्कुलर क्या बोलना चाहता है, उस पर मैं आऊंगा, बहुत अच्छे से आऊंगा और बहुत आराम से आऊंगा, पूरा बैकग्राउंड क्रिएट करके मुझे आना पड़ेगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले मुझे ये अच्छे से आप लोगों के दिमाग में डालना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट शीट के अंदर जबरदस्त अमेंडमेंट्स आए हैं, अच्छे अच्छे अमेंडमेंट्स आए, ऐसे नहीं आए कि बस एक एक लाइन वाले हैं, कुछ कुछ एक एक लाइन वाले हैं, लेकिन जो बड़े हैं वो बहुत बड़े हैं, जो उनमें से एक ये है। तो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि क्या फाइनेंस एक्ट 2023 का अमेंडमेंट था। फिर से मैं आता हूं अपने ओरिजिनल नंबर्स पे, इन नंबर्स पे भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, इनको मैं हटा देता हूं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब ध्यान से सुनना,
अब ध्यान से सुनना, वापस से एक बार बोल रहा हूं, 300 रुपया मेरी ग्रॉस रिसीट है, 45 रुपए का तो मुझे एग्जाम्शन मिल जाएगा, ठीक है। 85 रुपीज मेरे को डोनेशन देना है, 100 रुपीज दिया, मुझे 85 का डिडक्शन मिला, 170 रुपीज मुझे अप्लाई करना है, ठीक है। अब सुनो, अब एक प्रोविजन है सेक्शन 13(1)(d) जो बोलता है कि ट्रस्ट अपना पैसा 11(5) वाले मोड में डालेगा, अगर वो इस मोड में नहीं डालेगा तो उसके ऊपर भयंकर कार्रवाई होगी। और अब से तो पता है आपको 13 प्रोविजन, सेक्शन 13 के प्रोविजन को वायलेट करने पर बहुत भयंकर कार्रवाई होती है। पहले तो आपका एग्जेम्पशन छीना जाएगा, उसके बाद आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी एक्सेट्रा, उसके बाद 115 BBI में आपके ऊपर 30% टैक्स लगाया जाएगा विदाउट एनी डिडक्शन, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है। तो अब यहां पर देखना पूरा मैथमेटिकल गेम बेटा। मैथमेटिकल गेम क्या है कि यहां पर एक ट्रस्ट है, ठीक है, उसको अपना पैसा 11(5) के मोड्स में लगाना है, ठीक है, उसको अपना पैसा 11(5) के मोड्स में लगाना है। अब ये जरा गौर से सुनना, इस नंबर को पकड़ के, ये 300 रुपया है, ठीक है, इसको मैं दो भाग में बाइफरगेट करता हूं, चलो 100 रुपया 200 रुपया, ठीक है। अब इस 100 रुपए का मुझे 15% एग्जाम्शन मिल गया, ठीक है, तो 15 रुपीज का एग्जाम्शन, और इसका भी मुझे 15% एग्जाम्शन मिल गया, तो 30 रुपीज का एग्जाम्शन मिल गया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब बच गया कितना 170, यहां पर बच गया कितना 85, ठीक है। अब आराम से सोचना, यहां मैंने 170 अप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो मेरी इनकम हो गई 0। यहां मैंने 100 अप्लाई किया, कितना 100, लेकिन एग्जेम्पशन मुझे 100 का नहीं मिलेगा, 85 का मिलेगा, इनकम हो गई 0, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, सरकार बोलती है कि ट्रस्ट को अपना पैसा 11(5) के मोड्स में ही डालना पड़ेगा। बहुत मैथमेटिकल गेम है बेटा, बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए समझाना, स्पेशली जब मेरे सामने स्टूडेंट्स नहीं है, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं बिना स्टूडेंट्स के, क्योंकि ये अमेंडमेंट है, क्लास के अंदर नहीं कवर किया जा सकता है। बहुत ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट बोलती है ट्रस्ट अपना पैसा 11(5) में इन्वेस्ट करे और कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। अब यहां पर एक सवाल उठ गया लोगों के हाथ में, एक सवाल है मेरे सामने, वो ये है कि मैंने 200 रुपया कमाया, मतलब मुझे 200 रुपए की रिसीट आई, 30 रुपया मैंने एग्जेम्पशन ले लिया आंख बंद करके 11(1) के अंदर, 170 रुपया अप्लाई किया। अब मुझे बताना यहां पर मेरे जेब में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 30 रुपीज पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है। आराम से सोचना सब लोग और बताना। 200 रुपीज की मेरी रिसीट है, 15% का तो फ्लैट एग्जेम्पशन मिल गया, मुझे मिल गया ना, 15% का मुझे फ्लैट एग्जेम्पशन मिल चुका है बिना कुछ करे, 11(1) के अंदर फ्लैट एडॉक एग्जेम्पशन है वो। 170 रुपया बचा, वो मैंने खर्चा किया, उसके बावजूद भी मेरे जेब में 30 रुपया है, तो इस 30 रुपए को आपको 11(5) में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू इन्वेस्ट दिस इन 11(5) मोड्स, ठीक है, 11(5) के मोड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसे। उसी के कंपैरिजन में वो बचे हुए 100 रुपए की तरफ आते हैं जो हमने डोनेट किया। थोड़ा सा लॉजिकली सोचना और बताना, 100 रुपीज मुझे मिला, 15 रुपए का फ्लैट एग्जेम्पशन हो गया, 85 रुपीज की मेरी इनकम है आफ्टर एग्जेम्पशन। अब मुझे बताना, मैंने 100 रुपीज जो मिला था वो पूरा का पूरा डोनेट कर दिया कि नहीं कर दिया, बताइए बताइए ना। मैं 85 रुपीज का डिडक्शन लेने के लिए क्या मुझे 85 का डोनेशन करना है कि पूरा जेब में जो पैसा पड़ा हुआ है उसका डोनेशन कर देना है, पूरे पैसे का डोनेशन कर देना है, 85 का नहीं करना। देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए मैं वर्सेस करके दिखा रहा हूं, इंस्टीट्यूट ने ऐसे नहीं किया, इंस्टीट्यूट ने मिक्स करके बताया, कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। बहुत ध्यान से सुनना, राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, मुझे 170 का एग्जाम्पशन लेने के लिए मुझे 170 रुपया अप्लाई करना है, उसके बाद मेरे पास जेब में 30 रुपीज पड़ा हुआ है, वो 30 रुपीज का क्या मुझे 11(5) में इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास बैंक में पैसे पड़े हुए, वो मैं निकालूंगा, इन्वेस्ट कर दूंगा। लेकिन यहां पर देखो 100 रुपीज है मेरे पास 100 रुपीज आया, उसमें से 15% का तो फ्लैट एग्जाम्पशन मिल गया, 85 रुपीज का मुझे अप्लाई, 85 रुपीज का मुझे क्या करना है, एग्जाम्पशन चाहिए। लेकिन 85 का एग्जाम्पशन करने के लिए मुझे 85 नहीं अप्लाई करना है, मुझे पूरा 100 अप्लाई करना है। तो मुझे बताना, इस केस में मेरे बैंक अकाउंट में, सेकंड वाले केस में, ये वाले केस में मेरे बैंक अकाउंट में कोई पैसा बचेगा क्या? क्या मैं ये 15 रुपया जो बच रहा है, बीच का डिफरेंस है, क्या मैं वो 11(5) में इन्वेस्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। यही सवाल उठा था सीबीडीटी के सामने, यही रिप्रेजेंटेशन उठाया लोगों ने कि भाई ये जो 15 रुपया है उसका क्या है, क्या वो टैक्सेबल हो जाएगा हमारे हाथ में? हाँ, अगर हमने 11(5) में इन्वेस्ट नहीं किया तो सीबीडीटी के सामने लोगों ने सवाल उठाया, भाई कैसे टैक्स कर सकते हो जब वो पैसा है ही नहीं हमारे पास। 100 रुपीज में से 85% का एग्जाम्पशन लेने के लिए मुझे पूरा 100 खर्चा करना पड़ता है, 85 नहीं खर्चा करना पड़ता है। तो वो एक्स्ट्रा 15 रुपीज भी हमारे पास है ही नहीं, तो हम उसे 11(5) में कैसे इन्वेस्ट करेंगे? तो ये सीबीडीटी ने सर्कुलर लाया और बोला कि ये जो 15 रुपीज है
जो ओवर एंड अबाउ 85% है उसको आपको 11.5 में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब मैं आप लोगों को एक बार फिर से यहां पर वो डेटा लिखकर एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ी सी ऊपर खिचड़ी बनी है। 300 रुपया मुझे मिला, हिंदी में लिखता हूं मिला, उसको हम बाइफरगेट करेंगे। 100 रुपया मिला, 200 रुपया मिला। ठीक है, दोनों जगह मुझे 15% का फ्लैट एग्जेम्पशन मिलेगा, यहां पर 15 रुपए का, यहां पर 30 रुपए का। ये बच गया 85, ये बच गया 170। अब मुझे बताओ एट दिस पोजीशन दोनों केस में मेरे जेब में कितना पैसा है? एग्जेम्पशन लेने के बाद जेब में, अकाउंट में कितना पैसा है? देखो कॉमन सेंस है, एग्जेम्पशन तो बुक में है ना, अकाउंट टैक्स दे रहा है आपको एग्जेम्पशन, तुम्हारे बैंक अकाउंट में से थोड़ी पैसे कम हो रहे। दोनों केस में अभी मेरे पास बैंक में कितना पैसा है? फर्स्ट केस में 100 रुपीज पूरा पड़ा हुआ है, सेकंड केस में 170 रुपया पूरा पड़ा हुआ है। अब सेकंड केस में आते हैं, मुझे 170 रुपया अप्लाई करना है, तो मेरी इनकम जीरो हो जाएगी। मुझे बताओ मेरे पास, सॉरी, फर्स्ट केस में 100 पड़ा हुआ है और सेकंड केस में 200 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब सेकंड केस में मैंने 170 रुपया खर्चा कर दिया, इनकम जीरो हो गई। बैंक में कितना पैसा है? बैंक में 30 रुपीज अभी भी है ना 200 में से, तो गवर्नमेंट बोलती है इन्वेस्ट करो 11.5 में, 11.5 में इन्वेस्ट करो। फर्स्ट केस में, ये वाले केस में, ये वाले केस में मुझे 85 का एग्जेम्पशन लेने के लिए बताओ कितना डोनेशन देना पड़ेगा? 100 डोनेशन देना पड़ेगा, करेक्ट? तो मुझे 85 का एग्जेम्पशन मिलेगा, मेरी इनकम जीरो होगी। तो मुझे बताओ 85 का डोनेशन लेने के लिए मुझे पूरा 100 खर्चा करना पड़ा, तो सेकंड केस में मेरे जेब में कितना पैसा है? जीरो, ठन गोपाल। तो गवर्नमेंट बोल रही है ये 15% को आपको 11.5 में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर लॉजिक बताना चाहता था मैं, इसलिए मैंने इतना बड़ा भाषण दिया, नहीं तो मैं यहां तो डायरेक्टली इंस्टीट्यूट की किताब से पढ़ ही सकता था। ठीक है, चलो एक बार हम लोग यहां से देख लेते क्या है। यहां पर सबसे पहले बोला है कि फाइनेंस एक्ट 2023 में अमेंडमेंट आया है कि अब से आपको सिर्फ 85% का ही एग्जेम्पशन मिलेगा, रिमेनिंग 15% डज नॉट क्वालिफाई एज एन एप्लीकेशन। ठीक है, ये तो हमने क्लास में भी किया था। अब असली मुद्दे पे आते हैं, सर्कुलर क्या बोल रहा है? Representations have been received raising the concern that whether the balance 15% of donation to other trust or institution would be taxable. जो balance 15% है, क्या वो टैक्स लग जाएगा? Or is eligible for accumulations? Since the funds would not be available having already been disbursed, वो 15% तो मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि वो तो मैंने खर्चा कर दिया हूं। क्योंकि 85 का बेनिफिट लेने के लिए मुझे 100 का खर्चा करना है। अब उसको मैं कैसे अक्यूमुलेट कर सकता हूं? उसको मैं कैसे 11.5 में मोड में डाल सकता हूं? नहीं कर सकता हूं वो चीज। Therefore, CBDT has wide this circular reiterated that eligible donations may be made by trust to another trust under any of the two regimes shall be treated as application to the extent of 85% of such donation. It means that when a trust or institution in either regime donates 100 rupees to another trust or institution in either regime, it will be considered to have applied 85% of the for the purpose of charitable or religious activity. चलो ठीक है, it is also clarified that 15% of such donation by donor trust or institution shall not be required to be invested in 11.5. वही बोल रहा था मैं भाई, वो 15% मुझे 11.5 में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 15% मेरी जेब में है ही नहीं। जो चीज मेरी जेब में ही नहीं है, मैं वो कहां से उधार लेकर इन्वेस्ट करूं लोगों से? As the entire amount of 100 rupees has been donated to other trusts or institution and is accordingly eligible for exemption under first and the second proviso. अब वही एग्जांपल जो मैंने आपको बोर्ड पे लिख के दिखाया, वही यहां पर इंस्टीट्यूट ने डाला है। देखो सेम एग्जांपल है, 300, 255, 100, 85, 200, 170, 30। तो सिर्फ 30 रुपीज आपको 11.5 में इन्वेस्ट करना है, बाकी आपको 11.5 में इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, सेकंड ट्रस्ट और थर्ड ट्रस्ट का बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं, उसके अंदर सिर्फ 100 रुपीज आया, 100 रुपीज आया तो 85 आपको अप्लाई करना है, तो 100 रुपीज डोनेशन दोगे तो 85 का एग्जेम्पशन मिलेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो इसमें कुछ भी दिमाग लगाने जैसा है नहीं सेकंड और थर्ड ट्रस्ट में। फर्स्ट ट्रस्ट ही सबसे ज्यादा दिमाग लगाने वाला था, इसलिए मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड से लेकर एंड तक समझा दिया हूं बहुत अच्छे से। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अगर समझ आ गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज बता दीजिए। ठीक है, ये लॉजिक के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट अमेंडमेंट एक छोटा सा अमेंडमेंट है कि ये एक रिलैक्सिंग सर्कुलर है सीबीडीटी का, कुछ टाइम का एक्सटेंशन हुआ यहां पर। आप सभी को पता होगा कि 2021 में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाया था, जिसमें गवर्नमेंट ने ये बोला था जितने भी पुराने ट्रस्ट हैं जो सेक्शन 12AA या 1023C या 80G एक्सेट्रा में रजिस्टर्ड है, उन सबको वापस से री रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2021 को गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाया था और बोला था कि 30 जून 2021 तक आपको उसका एप्लीकेशन देकर री रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आप सभी को पता होगा कि मल्टीपल टाइम्स इसका एक्सटेंशन आता गया।
और लास्ट जो एक्सटेंशन आया था वो बोला गया था कि 30 सितंबर 2024 तक 2023 तक सॉरी, अगर आप एप्लीकेशन दोगे तो चल जाएगा। सिलसिला कब से शुरू हुआ? 2021 अप्रैल से, और ये कहां तक एक्सटेंड हो गया? 30 सितंबर 2023 तक भी अगर आप एप्लीकेशन दे दोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसको गवर्नमेंट ने और 6 महीने से 9 महीने से एक्सटेंड कर दिया, 6 महीने से नहीं 9 महीने से एक्सटेंड कर दिया है। ये जो 30 सितंबर वाली डेट थी ना, इसको बढ़ाकर गवर्नमेंट ने अब क्या कर दिया है? 30 जून कर दिया है। देखो देखो 30 जून 2024, तो यहां पर लगभग 9 महीने का और एक्सटेंशन आ चुका है। ठीक है, बस यही एक छोटा सा अमेंडमेंट है और कुछ खास नहीं है इस पर्टिकुलर चीज के अंदर। ठीक है, नथिंग ग्रेट एज सच। तो ये एक इतना बड़ा भाषण पूरा उसी चीज का है कि भाई ये डेट एक्सटेंड हो गया, बाकी ऊपर उन्होंने पूरा का पूरा प्रोविजन डाल दिया और कुछ नहीं। ठीक है, अब टीडीएस के अंदर ये जो पहला अमेंडमेंट है ये मैंने पहले ही करवा दिया था लास्ट अटेम्प्ट में आप लोगों को, आप जाकर चेक कर लेना मई 2024 के वीडियो के अंदर, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, जिन्होंने मई में एग्जाम दिया था उन्होंने देखा होगा, ये वाला वीडियो भी, ये वाला अमेंडमेंट भी मैंने लास्ट अटेम्प्ट में करवा दिया था, और ये वाला अमेंडमेंट भी मैंने लास्ट अटेम्प्ट में करवा दिया था। ये तीनों के तीनों टीडीएस के प्रोविजंस, टीडीएस के अमेंडमेंट हमने लास्ट अटेम्प्ट में कर लिए थे, आप जाकर चेक कर लेना। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल हियर। तो चलिए आगे बढ़ते टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, एंड द नेक्स्ट वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो सीबीडीटी ने दिया है ऑन सेक्शन 194O। अब 194O के ऊपर एक लंबा चौड़ा सर्कुलर दिया है, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये, इस पे हम लोग को अभी बहुत डिटेल में बात करनी पड़ेगी। मैं इसका पहले आपको पूरा बैकग्राउंड दे दूंगा, पूरा नॉलेज दे दूंगा, उसी के बाद मैं इस सर्कुलर के अंदर जाऊंगा, तब तक मैं इस सर्कुलर को टच भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले एक बार मैं 194O आप लोगों को रिकैप करवा देता हूं जल्दी से, एकदम फटाफट बोल देता हूं 194O में क्या होता है। 194O में ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के ऊपर गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया है? टीडीएस लगा दिया। ठीक है, और ये 2 साल पहले आया था 2021 में, जहां पर गवर्नमेंट ने बोला था कि अभी से अगर कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा अगर कोई सामान बेचता है और सेलर को पैसा देता है या सेलर के अकाउंट में क्रेडिट करता है विच एवर इज अर्लियर, तो उसको 1% टीडीएस काटना पड़ेगा। कौन टीडीएस काटेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर काटेगा, अमेजॉन काटेगा, फ्लिपकार्ट काटेगा। किसका टीडीएस काटेगा? रेजिडेंट सेलर्स का। रेजिडेंट, ये सेक्शन सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए, नॉन रेजिडेंट्स के लिए नहीं है। तो 1% टीडीएस काटेगा अमेजॉन ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, ये प्रोविजन आया था आज से 2 साल पहले फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर। ठीक है, साथ साथ में इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी था कि अगर सामने वाला बंदा इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, अगर वो आधार देता है, पैन देता है और पूरे साल में सिर्फ 5 लाख रुपए तक का सामान बेचता है, सेलर छोटा सेलर है, तो उस केस में आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ एक और भी प्रोविजन था, मैं पूरा एक बार रफली बोल देता हूं कि अगर अमेजॉन सेलर को पे नहीं कर रहा है, डायरेक्टली कस्टमर सेलर को पे कर रहा है, मतलब कस्टमर ने वेबसाइट पे जाकर बुक किया और सेलर को डायरेक्टली पे किया, तो भी ये डीम किया जाता है कि अमेजॉन ने ही सेलर को पेमेंट क्रेडिट किया है और अमेजॉन को टीडीएस उस पर काटना पड़ेगा, याद करो। और फिर आखिर में गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि एक बार टीडीएस इस सेक्शन में कट जाएगा 194O में, तो फिर आपको किसी और सेक्शन में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, विद वन एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन क्या है मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं आपको इसी सर्कुलर के डिस्कशन में। तो ये मोटे मोटे तौर पे ये प्रोविजन था, एक बार फिर से बताता हूं। अमेजॉन टीडीएस काटेगा, रेजिडेंट सेलर्स का टीडीएस काटेगा, 1% काटेगा, ग्रॉस अमाउंट पे काटेगा, ग्रॉस अमाउंट पे। ठीक है, कमीशन इंक्लूड करके टीडीएस काटा जाता है 1%। साथ साथ में कस्टमर ने डायरेक्टली पेमेंट किया है तो भी अमेजॉन को टीडीएस काटना मैंडेटरी है। हाँ, अगर सेलर इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, छोटा सेलर है, आधार पैन देता है और 5 लाख रुपए तक का सेल है पूरे साल का, तो अमेजॉन को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, उसको रिलैक्सेशन है। एक बार अमेजॉन ने इस सेक्शन में टीडीएस काट लिया तो फिर उसको किसी और सेक्शन में टीडीएस नहीं काटना है, विद सब्जेक्ट टू वन एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन क्या है मैंने पहले तो बताया आपको, आज भी बता दूंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, अभी बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा। अब यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त डेवलपमेंट आया है। लॉ में तो डेवलपमेंट आया ही है, इनकम टैक्स लॉ में तो बदलाव आया ही है। बदलाव भारत सरकार के लेवल पे आया है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के लेवल पे बहुत जबरदस्त बदलाव आया है। क्या बदलाव आया है उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं। ठीक है, नहीं तो आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा। ये डायरेक्टली प्रोविजन अगर मैं पढ़ा दूं तो रट तो लोगे, लेकिन इसका लॉजिक नहीं समझ पाओगे और फिर याद नहीं रहेगी ये चीजें। तो पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड दे रहा हूं, उस बैकग्राउंड को समझने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। ठीक है, इंडिया के अंदर इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है, लेकिन अभी भी अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर का मार्केट देखोगे ना, भारत के अंदर लगभग 4.93% के आसपास है ई कॉमर्स ऑपरेटर का मार्केट। मतलब ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन का मार्केट लगभग 5% है भारत में। 95% लोग आज भी सामान कहां से खरीदते हैं? दुकान में जाकर, फेस टू फेस, फिजिकल स्टोर में जाके, जिसे ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर भी कहा जाता है, ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स, वहां जाकर खरीदते हैं 95%। सिर्फ लगभग 5% के अंदर लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर या ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस के थ्रू सामान खरीदते हैं, ऑर्डर करते हैं। अब भारत सरकार को इसे बढ़ाना है,
ठीक है, द गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज दिस बिकॉज दी पूरा दुनिया मतलब ई कॉमर्स पे जा रहा है यार, और हम पीछे रह जाएंगे। भारत सरकार को इसे बढ़ाना है, ठीक है। ये पहला कारण दिमाग में रखना। दूसरा कारण, मान लो मैं एक बायर हूं, ठीक है, मैं एक बायर हूं। देखो मेरे साथ क्या नाइंसाफी होती है, मैं अमेजोन पे चला गया और अमेजोन पे जाकर मैं एक फोन देख रहा हूं, ठीक है, सैमसंग का एक फोन देख रहा हूं। अब सपोज उस फोन का प्राइस उस पर है 35,000 रुपए, ठीक है, और वो फोन मुझे कल डिलीवर हो रहा है या परसों डिलीवर हो रहा है। अब जब मैं अमेजोन पे जा रहा हूं तो मुझे 35,000 रुपए का फोन दिख रहा है, 35,000 का फोन है और कल परसों डिलीवर हो रहा है। अब एज ए कंज्यूमर मुझे थोड़ा दिमाग तो लगाना चाहिए लाइफ में। मैं थोड़ी जाऊंगा अमेजोन पे और ऑर्डर कर दूंगा बेवकूफ जैसा। मैं 4-5 वेबसाइट्स देखूंगा ना, यस और नो, डेफिनेटली आई विल सी 4 to 5 वेबसाइट्स कंपेयर करने के लिए। अब उसमें बहुत झंझट मारी है, कितनी वेबसाइट्स अपने को पता है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और क्या, सैमसंग की खुद की वेबसाइट, और क्या पता है हमको, और कुछ पता है दुनिया में कि कहां कहां बिकता है फोन, और कुछ नहीं पता है हमको, ठीक है। तो एज ए कंज्यूमर मैं इतना रिसर्च करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और भी वेबसाइट्स होगी जो बिकती होगी, हमको नहीं पता है, ये 2 सबसे ज्यादा नामचीन है, और भी वेबसाइट्स होगी, मुझे नहीं पता है। लेकिन तो मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा हूं एज ए कंज्यूमर, ठीक है। एज ए कंज्यूमर आई एम नॉट एबल टू कंपेयर। मुझे ऑप्शंस नहीं मिल रहे लाइफ में। मुझे बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए कि यहां पर इतने का है, 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 ठीक है। ये एक दिक्कत है, ये है कंज्यूमर की दिक्कत। अब सेलर की दिक्कत समझो। जो सेलर है, जो अमेजोन पर लिस्टेड है, मुझे बताओ, मैं एक सेलर हूं, मैं फोन बेचता हूं, तो मैंने अपने फोन को अमेजोन पे लिस्ट करवाया, ठीक है। अब अगर कस्टमर फ्लिपकार्ट पे जा रहा है, मुझे बताइए, तो क्या उसको मैं दिखूंगा? नहीं दिखूंगा, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड ही नहीं है। मेरा प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ अमेजोन पे लिस्टेड है। यस, मेरा प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे नहीं लिस्टेड है। देयरफॉर एज अ सेलर मेरा भी मार्केट क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। मुझे भी एज अ सेलर पता नहीं यार, इतने सारे वेबसाइट्स हैं, कहां कहां मैं लिस्ट करवा सकता हूं उसका मुझे आइडिया भी नहीं है। मुझे आइडिया भी नहीं ऐसी कितनी वेबसाइट्स है जहां मैं अपना प्रोडक्ट को लिस्ट करवा सकता। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। मुझे तो 2-3 गिनती के नाम पता है, उंगलियों पे गिन लूं मैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, बस, उसके अलावा पता नहीं ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसी 50 वेबसाइट्स है जहां पर चीजें बिकती है, मुझे नहीं पता वो सब चीज। तो प्रॉब्लम समझो, 3 प्रॉब्लम्स है। भारत सरकार को ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस बढ़ाना है। दूसरा, कंज्यूमर को ऑप्शंस देना है कि भाई एक प्रोडक्ट 50 वेबसाइट पे कहां कहां कितने में मिलता है, तुझे एक झटके में दिखना चाहिए। सेलर को भी ऑप्शंस देना है कि भाई तुझे जहां बेचना है बेच, ठीक है। तेरा भी मार्केट बढ़े, तेरा भी मार्केट साइज बढ़े, तेरा भी कंज्यूमर का रीच बढ़े। इसी चीज के लिए भारत सरकार ने आज से 2 साल पहले एक कॉन्सेप्ट लाया, ओएनडीसी। व्हाट इज ओएनडीसी सर? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है। ओएनडीसी का फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, ये कॉन्सेप्ट समझाना बहुत जरूरी है। ये इंस्टीट्यूट के मटेरियल में आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझाएगा, इंस्टीट्यूट डायरेक्टली प्रोविजन डाल देगा। ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स, ठीक है। ओपन नेटवर्क ऑफ फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसमें क्या होगा सर? मान लो यहां पर एक बायर है, यहां पर एक सेलर है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, ये पूरा कॉन्सेप्ट पहले समझना बहुत जरूरी है। और ये ओएनडीसी पे है। मान लो फ्लिपकार्ट ओएनडीसी पे रजिस्टर्ड है, फ्लिपकार्ट ओएनडीसी पे रजिस्टर्ड है। अब जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं उन सबको ओएनडीसी पे रजिस्टर होना पड़ेगा, ठीक है। अमेजॉन भी ओएनडीसी पे रजिस्टर्ड है, मान लो, ठीक है। मान लो ये दोनों ओएनडीसी पे रजिस्टर्ड है, इनको ओएनडीसी पे जाकर अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे। ये देखो, कंटिन्यू, हाउ टू ज्वाइन, साइन अप करना होगा इनको, ठीक है। ये ओएनडीसी का पोर्टल है, यहां पर अपना सारा डिटेल डालना पड़ेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। और सर क्या होगा? अब ध्यान से सुनना, असली खेल अब है। मान लो ये आदमी फोन बेचता है, कौन सा? आईफोन, ठीक है। कस्टमर ने अपना फ्लिपकार्ट का अकाउंट खोला। कस्टमर ने क्या खोला? कस्टमर के पास अमेजॉन नहीं है। मान लो कस्टमर के पास अमेजॉन नहीं है, कस्टमर के पास सिर्फ फ्लिपकार्ट है। कस्टमर ने फ्लिपकार्ट खोला, ठीक है। फ्लिपकार्ट पे आईफोन का प्राइस है 35,000 रुपीज, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों ओएनडीसी पे रजिस्टर्ड है, आपको यहां पर ओएनडीसी पे जितने भी लोग रजिस्टर्ड होंगे सबकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है।
सबकी सबकी लिस्ट आ जाएगी कि भाई फ्लिपकार्ट 35,000 में बेच रहा है, Amazon 34,900 में बेच रहा है, स्नैपडील 34,000 में बेच रहा है, फलाना वेबसाइट 33,000 में बेच रहा है, ढिमका वेबसाइट 36,000 में बेच रहा है। आप एज ए कंज्यूमर, आपके पास Amazon है भी नहीं, यू डोंट हैव Amazon इन योर मोबाइल, इंस्टॉल्ड भी नहीं है, फिर भी आप सारे प्राइसेस आप वहां देख पाओगे। इस तरीके से आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा वहां पर, ठीक है। ये अभी काम चल रहा है, एक्चुअली पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ, अभी चल रहा है। गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले, तो उसको टाइम लगेगा, ठीक है, इसको टाइम लगेगा। तो जैसे ही आप फ्लिपकार्ट पे जाओ, एक फोन सर्च करो, आपको वहां पे पूरी फोन की क्या आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी। इट इज जस्ट लाइक policybazaar.com। ONDC क्या है? policybazaar.com है। policybazaar.com पे जाओगे तो आपको सबकी पॉलिसी की डिटेल्स आ जाती है। ONDC क्या है? ट्रिवैगो है। ट्रिवैगो पे जाओगे तो पता है आपको सारी होटल्स की लिस्ट आ जाती है। आती है कि नहीं आती है, बताइए मुझे। अरे बोलिए ना भाई और बहनों, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। ट्रिवागो, कंपेयर होटल प्राइसेस। आपको कहां जाना है? आपको यहां पर से चेक इन करना है कल, एक दिन के लिए, ठीक है, ओके। कहां चलो, महाबलेश्वर घूमते थोड़ा, ठीक है। लोएस्ट प्राइस आ गया गो आईबीबो पे, जहां पर लोएस्ट प्राइस अगोड़ा पे, देखो। तो इस तरीके से ये काम करने वाला है क्या? ONDC प्लेटफॉर्म। आप जो मर्जी प्लेटफॉर्म यूज करो, आप जो मर्जी ऐप यूज करो, आपको सारे प्राइसेस दिखाए जाएंगे, आपको वहां रीडायरेक्ट किया जाएगा और ONDC के थ्रू आप उसको ऑर्डर कर सकते हो। जैसे ये कस्टमर देखो, बायर, ये बायर फ्लिपकार्ट पे गया तो 35,000 रुपए का फोन दिख रहा है। Amazon इस बायर के पास है नहीं, लेकिन Amazon पे फोन 34,900 का दिख रहा है। ये इस ONDC प्लेटफॉर्म के थ्रू 34,900 में क्या कर सकता है? फ्लिपकार्ट के थ्रू Amazon के थ्रू खरीदेगा। देखो, डायरेक्टली नहीं खरीदेगा, वो फ्लिपकार्ट के थ्रू Amazon के थ्रू खरीदेगा, क्योंकि उसके पास ऐप तो फ्लिपकार्ट का है, वो पैसा तो फ्लिपकार्ट को ही देगा। तो उस केस में पैसा कैसे रीडायरेक्ट होगा पता है? कि कस्टमर पैसा देगा फ्लिपकार्ट को, फ्लिपकार्ट Amazon को, Amazon सेलर को। इस तरीके से पैसा रूट होगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो पैसा कैसे रीडायरेक्ट होगा? मैं किसको पैसा दूंगा? मैं कंज्यूमर हूं, मैं फ्लिपकार्ट को पैसा दूंगा। फ्लिपकार्ट किसको देगा? Amazon को। Amazon किसको देगा? सेलर को देगा। अब इसमें सरकार ने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है, ठीक हो। सर्कुलर पे अब मैं आता हूं। इसको तो बायर बोला है सरकार ने, ऑब्वियसली। इसको सेलर बोला है। सेलर को ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट भी बोलते हैं, अगर आपको पता है तो। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, मैं इंस्टीट्यूट के एग्जांपल पे बाद में आता हूं, पहले मैं अपना एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है। ये दोनों नाम तो पहले से थे। बायर सबको पता था कौन होता है, और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट सेलर होता है। अब दो नए नाम, ये जो फ्लिपकार्ट है, इसको क्या बोलेंगे पता है? इसको बोलेंगे बायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर। कौन से साइड का ई कॉमर्स ऑपरेटर है? बायर, क्योंकि बायर के पास तो यही वेबसाइट थी। और सेलर के पास क्या था? सेलर के पास Amazon था, सेलर के पास फ्लिपकार्ट नहीं था। इसको बोलेंगे सेलर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। तो पैसा कैसे फ्लो होगा? बायर जाएगा बायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर पे। मेरे पास जो मोबाइल में ऐप है मैं वही जाऊंगा भाई, ठीक है। उधर गया, मैंने ऑर्डर किया। अब मैंने ऑर्डर किया 34,000 में, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट Amazon को पैसा देगा, मैं फ्लिपकार्ट को पैसा दूंगा, फ्लिपकार्ट Amazon को देगा, Amazon सेलर को देगा। सब अपना अपना कमीशन भी रखेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। उस पे भी मैं आऊंगा, उस कमीशन का क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है, सवाल यहां पर यही है कि ONDC प्लेटफॉर्म में मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर आने वाले हैं। आ रहे कि नहीं आ रहे? मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर 1, ई कॉमर्स ऑपरेटर 2। तो अगर मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर आ जाएंगे ONDC के प्लेटफॉर्म में, तो TDS कौन काटेगा भाई? कौन काटेगा TDS? तो इसके ऊपर CBDT ने सर्कुलर लाया है। ये जो सर्कुलर है, इसके अंदर पहला पॉइंट ये है। इस सर्कुलर में मल्टीपल पॉइंट्स है, लेकिन इसके अंदर पहला पॉइंट ये है कि इस पर्टिकुलर चीज के अंदर जो TDS काटेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो Amazon काटेगा जब वो सेलर को पे करेगा, ठीक है। कौन काटेगा? Amazon काटेगा। फ्लिपकार्ट जब Amazon को पे कर रहा है तो TDS काटने की जरूरत नहीं है। फ्लिपकार्ट जब Amazon को पे कर रहा है तो TDS काटने की जरूरत नहीं है। फ्लिपकार्ट डायरेक्टली पे कर सकता है, लेकिन जब Amazon सेलर को पे करेगा, जो अल्टीमेट सेलर है, जिसका गुड्स है, जो गुड्स सप्लाई करने वाला है, जब Amazon सेलर को पे करेगा तब Amazon TDS काटेगा उसका। किस अमाउंट पे? ग्रॉस अमाउंट पे। TDS ग्रॉस अमाउंट पे ही कटेगा, ठीक है। तो ये पूरा एक बेसिक बैकग्राउंड मैंने आप लोगों को दिया। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ONDC।
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स कैसे चलेगा, ये पूरा वर्कआउट कैसे करने वाला है, पहले आप लोगों को ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बगैर आपको कुछ नहीं समझ आएगा इस पूरे सर्कुलर में। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर क्लियर है तो नीचे कमेंट करके प्लीज अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट करके नीचे बता दीजिए, ठीक है। तो कैसे चलेगा एक बार फिर से बताता हूं, यहां पर बहुत कंफ्यूजन हो सकती है कि चलता कैसे ये मॉडल। मेरे पास मोबाइल में फ्लिपकार्ट है, मैं फ्लिपकार्ट पे जाकर कैमरा ऑर्डर करना है, पूरी लिस्ट आ जाएगी, कौन सा कैमरा कितने का कहां मिल रहा है। फिर भले आपके पास स्नैपडील नहीं हो तो भी आप स्नैपडील से ऑर्डर कर सकते हो थ्रू ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के थ्रू आप स्नैपडील से पे कर सकते हो, खरीद सकते हो। तो आप पे करोगे फ्लिपकार्ट को, फ्लिपकार्ट पे करेगा स्नैपडील को, स्नैपडील पे करेगा अपने सेलर को, और टीडीएस कौन काटेगा, टीडीएस स्नैपडील काटेगा। चलिए सबसे पहला पार्ट देखते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, बाकी सब तो बस इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोगों को ये एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। ये एग्जांपल है जो इंस्टीट्यूट ने दिया है, सिचुएशन 1, हु शुड डिडक्ट टैक्स एट सोर्स वेयर देयर आर मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर। एक नहीं है, अब तक एक था कि मैं अमेजोन से जाता था, खरीदता था, अमेजोन अपने सेलर को बोलता था, सेलर मुझे सप्लाई करता था, बस हम लोग ट्राइंगल था, हम लोग 3 लोगों का, अब 4 आ गए, बीच में 2 ई कॉमर्स ऑपरेटर आ गए। There may be a platform or network, or example, open network for digital commerce on which multiple e-commerce operators are participating in a single transaction. For example, there could be a buyer side e-commerce operator. Buyer side e-commerce operator कौन है? Flipkart. Buyer जहां से ऑर्डर कर रहा है वो buyer side e-commerce operator, और सेलर को जहां से ऑर्डर आ रहा है वो seller side e-commerce operator, and the seller side e-commerce operator involved in seller side functions. अब इसमें भी 2 सिचुएशन है, सिचुएशन 1, इसमें भी 2 सिचुएशन। देखो 2 सिचुएशन कैसे बन रही है यहां पर। पहला सिचुएशन कि सेलर एक इंडिपेंडेंट सेलर है, सेलर का खुद का कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है, सेलर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है, सेलर इज नॉट एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। सेलर भी तो ई कॉमर्स ऑपरेटर हो सकता है ना, जैसे मिसाल के तौर पर आज की तारीख में अमेजोन खुद भी तो सेलर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो सेलर अमेजोन क्या हो गया, सेलर भी हो गया, ई कॉमर्स ऑपरेटर भी हो गया। देखो अमेजोन 2 किस्म के प्रोडक्ट बेचता है, एक तो खुद के बेचता है, जैसे अमेजोन का किंडल हो जाए, अमेजोन की फायर स्टिक्स हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो अमेजोन का खुद सेलर भी है, खुद ई कॉमर्स ऑपरेटर भी है। लेकिन 90% प्रोडक्ट अमेजोन अपने खुद के नहीं बेचता है, अमेजोन दूसरों के बेचता है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में ऐसा सोचने का कि सेलर खुद ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है, सेलर खुद ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है, सेलर अलग है, ई कॉमर्स ऑपरेटर अलग है, ये पहला केस है, ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनना, अब ये कैसे चलेगा पूरा फंडा। यहां पे बायर है, यहां पर हम लोग हैं, ठीक है, यहां पर हम लोग हैं, ये बायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर फ्लिपकार्ट है, हम लोग ने फ्लिपकार्ट से सामान खरीदा। ये सेलर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर है, सेलर का प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्टेड है, ठीक है। मेरे को अमेजोन से खरीदने का है, फ्लिपकार्ट से नहीं खरीदना क्योंकि सस्ता पड़ रहा है, और यहां पर सेलर है। तो टीडीएस कौन काटेगा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, अमेजोन काटेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब मान लो 100 रुपए का प्रोडक्ट है, तो बायर ने बायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर को कितना दिया, 100 रुपया दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज दिया, 100 रुपए का प्रोडक्ट है, मैंने फ्लिपकार्ट पे गया, 100 रुपए में खरीद लिया, मैंने फ्लिपकार्ट को 100 रुपए दे दिया। अब फ्लिपकार्ट ने उसमें से 2 रुपया माइनस किया, क्या माइनस किया, कमीशन। फ्लिपकार्ट भी तो कमीशन लेगा कि नहीं लेगा, पागल थोड़ी बैठा है वो। और उसने 98 रुपीज सेलर को दे दिया, ठीक है, सेलर के ई कॉमर्स ऑपरेटर को, अमेजोन को। अब अमेजोन भी तो 3 रुपया का काटेगा ना कमीशन, कुछ ना कुछ, वो भी 2-3% वो भी अपना कमीशन लेगा। उसने अपना कमीशन लिया और बाकी 95 रुपीज उसने पास ऑन कर दिया सेलर को, ठीक है। तो 2 लेवल पे यहाँ पे कमीशन भी कटेंगे। आप बोलोगे सर इतना कमीशन मुझे नहीं कटवाने का है, तो मत कटवाओ, फिर धंधा नहीं होगा आपका। अगर आप ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड नहीं होगे तो आपका धंधा होगा, मुझे बताइए। अगर आज अमेजोन और फ्लिपकार्ट ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड नहीं होते तो धंधा होता उनका, यहां से वहां जा पाते वो लोग, नहीं जा पाते। दूसरे प्लेटफॉर्म के कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, ट्रेस कर पाओगे, पकड़ पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे। आना ही है आज नहीं तो कल सबको इस पे। Therefore, यहां पर जो 5 रुपए का कमीशन घटा है वो माइनस करके 95 पास ऑन कर दो सेलर को। सवाल यहां पर ये उठ रहा है, दो इंपॉर्टेंट सवाल के जवाब दे रहा हूं। पहला सवाल टीडीएस कौन, 3 इंपॉर्टेंट सवाल। पहला सवाल मैंने जवाब दे दिया, अमेजोन टीडीएस काटेगा, जो सेलर को पे कर रहा है वो टीडीएस काटेगा, दैट्स इट। जो सेलर को पे कर रहा है वो टीडीएस काटेगा, ठीक है। दूसरा सवाल, तो सेलर को कौन पे कर रहा है, अमेजोन पे कर रहा है। दूसरा सवाल, कितने पे काटेगा, 95 पे क्या 100 पे, ग्रॉस अमाउंट पे टीडीएस कटता है, ये चीज दिमाग में रखना। 100 रुपीज पे टीडीएस कटेगा, पूरा 100 रुपीज पे टीडीएस कटेगा, 95 पे नहीं कटेगा। यहां पर ग्रॉस अमाउंट पे टीडीएस कटता है, सेक्शन के अंदर 194 में बहुत क्लियरली लिखा है कि ग्रॉस अमाउंट पे टीडीएस काटिए, नेट अमाउंट पे नहीं। तीसरा,
ये जो 2 रुपया और 3 रुपए का कमीशन दे रहे हैं, क्या उस पर भी टीडीएस आएगा? कमीशन पे 2 रुपए के कमीशन पे, 3 रुपए के कमीशन पे 194H में नहीं आएगा, क्योंकि 194O में बहुत क्लियरली लिखा गया है कि एक बार 194O में टीडीएस कट जाएगा तो फिर किसी और सेक्शन में टीडीएस काटने की आपको जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो फिर ये 2 रुपया और ये 3 रुपए पे आपको अलग से टीडीएस काटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये 2 रुपए और 3 रुपए पे आपको अलग से टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसके सेकंड सिचुएशन पे जाते हैं। मान लो कि जो सेलर है वो खुद अमेजॉन ही है, अमेजॉन ई कॉमर्स ऑपरेटर भी है, अमेजॉन सेलर भी है, या तो जो भी सेलर है उसकी खुद की भी वेबसाइट है, जो भी सेलर है उसकी खुद की भी वेबसाइट है, वो खुद भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ठीक है। मान लो मैं कस्टमर हूं, मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा, फ्लिपकार्ट से खरीदने के बाद उसने रीडायरेक्ट किया अमेजॉन पे, और अमेजॉन के ऊपर एक सेलर लिस्टेड है, वो खुद ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ठीक है। तो अब टीडीएस कौन काटेगा? तो यहां पर बहुत सिंपल रखा है गवर्नमेंट ने, जो भी टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर 2। मिसाल के तौर पर यहां पर देखना जरा, यहां पर बायर है, वो मैं हूं, मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर 1 पे गया, ठीक है। ये मेरा ई कॉमर्स, मैंने यहां से प्रोडक्ट ऑर्डर किया, उसने मुझे यहां रीडायरेक्ट किया, उसका सेलर यहां पर है, वो खुद एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इसका सेलर खुद ई कॉमर्स ऑपरेटर है। हाँ, तो जो भी मतलब सबसे एंड में पेमेंट करेगा ना, सिंपल शब्दों में गवर्नमेंट ये बोल रही है, जो सबसे एंड में पेमेंट करेगा वो टीडीएस काटेगा, सिंपल एज दैट। यहां पर चेक कर लो, ठीक है। कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो सबसे आखिर में पेमेंट करेगा वो टीडीएस काटेगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो जो अल्टीमेटली गुड्स सप्लाई कर रहा है, गुड्स कोई भी सप्लाई कर सकता है। देखो, गुड्स कोई नॉर्मल सेलर भी सप्लाई कर सकता है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है, या ई कॉमर्स ऑपरेटर भी सप्लाई कर सकता है। जो भी गुड्स सप्लाई कर रहा है अल्टीमेटली वो टीडीएस काटेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले इशू की तरफ। अगला इशू मैंने ऑलरेडी आपको बातों बातों में बता दिया, लेकिन यहां पर इंस्टीट्यूट का बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, तो वो पूरे एग्जांपल के साथ भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर कुछ नंबर्स डाले हैं, तो वो नंबर्स के साथ हम लोग बात करेंगे, बहुत आराम से, जल्दबाजी नहीं करना। यहां पर बायर है, यहां पर सेलर है, ठीक है। और यहां पर 2 लोग हैं, एक बायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर, एक सेलर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर। अपन अपना एग्जांपल सेम रखते हैं कि हम लोग ने फ्लिपकार्ट से खरीदा, हमको ओएनडीसी ने अमेजॉन पे रीडायरेक्ट किया और फिर वहां से हमने खरीद लिया, ठीक है। अब मैंने कितने में सामान खरीदा जरा ध्यान से देखना। सेलर ने 100 रुपए का सामान मुझे बेचा है, लेकिन उस पर मुझे कुछ चार्जेस लगाया सेलर ने। गौर से देखना, राइट हैंड साइड पे एकदम राइट में देखो, उस तरफ वाला सेलर के पास आना। 100 रुपए का सामान है, लेकिन सेलर ऑब्वियसली सामान के साथ कुछ चीजें चार्ज करेगा मुझे। जैसे उसने 5 रुपया मुझे पैकिंग चार्ज किया, किसको? कस्टमर को। 10 रुपया उसने शिपिंग चार्ज किया, 3 रुपया कुछ कन्वीनियंस फी चार्ज किया। टोटल 118 रुपए का प्रोडक्ट वेबसाइट पे बिकता है, ठीक है। कितने का? 118 रुपए का। मैं बायर हूं, मैं कितना पे करूंगा फ्लिपकार्ट को? 118 रुपया, ठीक है, क्योंकि वो सब बेयर तो मुझे ही करना है ना अल्टीमेटली। तो 118 के अंदर प्रोडक्ट का प्राइस भी है, शिपिंग कॉस्ट भी है, कन्वीनियंस फी भी है और पैकिंग चार्जेस भी है, ठीक है। तो मैं बायर हूं, गौर से सुनना, बहुत अच्छा एग्जांपल है। मैं 118 रुपया फ्लिपकार्ट को दूंगा, ठीक है, और मुझे वो प्रोडक्ट का ऑर्डर का डिटेल्स आ जाएगा कि भाई तुम्हारा ऑर्डर अभी अभी डिलीवर होने वाला है। मैंने 118 रुपया फ्लिपकार्ट को दे दिया। उसके बाद फ्लिपकार्ट ने अपना 1 रुपया कमीशन रिटेन किया, ठीक है। क्या इस पे टीडीएस कटेगा? नहीं कटेगा। अगर 194O में टीडीएस काट रहे हो तो इस 1 रुपए पे कमीशन काटने, टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फ्लिपकार्ट 117 रुपया अमेजॉन को दे देगा, ठीक है। अमेजॉन ने अपना 2 रुपया रिटेन किया और फिर अमेजॉन ने 115 रुपया किसको दे दिया? सेलर को दे दिया, ठीक है। लेकिन ये सब के बावजूद इसमें 1 रुपए का कमीशन इसने खाया, 2 रुपए का कमीशन इसने खाया, इसके हाथ में अल्टीमेटली 115 रुपया है 118 रुपए में से, ठीक है। उसके बावजूद भी ये सेम चीज ही बोलता है कि टीडीएस यहां पर 118 रुपए पर ही कटेगा, टीडीएस 115 पे नहीं कटेगा। बस यही बोलना चाह रहा है ये पूरा का पूरा एग्जांपल, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। दूसरी चीज ये एग्जांपल के नीचे लिखी गई है, इस 1 रुपए के कमीशन और इस 2 रुपए के कमीशन के ऊपर 194H नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। इन दोनों के ऊपर 194H का प्रोविजन नहीं लगेगा, क्योंकि 194O के अंदर बहुत क्लियरली लिखा है, वंस अ टीडीएस इज डिडक्टेड अंडर दिस सेक्शन और इज एग्जेम्प्टेड अंडर दिस सेक्शन, then no TDS under any other provisions of the Income Tax Act shall be applicable on the SSC, ठीक है। ऐसा साफ साफ लिखा है सेक्शन 194O के अंदर। लेकिन उसके अंदर एक एक्सेप्शन है बस, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर 194O वर्सेस 194H की लड़ाई होती है, तो मैंने क्या बोला, कौन जीतेगा? 194O जीतेगा, H हार जाएगा, ठीक है। O में TDS काट दो, H में काटने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर 194O वर्सेस 194S की लड़ाई होती है, S क्या है सर? वर्चुअल डिजिटल एसेट वाला केस है, जाकर चेक करना 194S। अगर 194O और 194S की लड़ाई होती है तो उसमें लॉ बोलता है कि 194S जीतेगा, 194O नहीं जीतेगा। 194O सब पर भारी है, सब पर भारी है,
लेकिन अगर इसका इंप्लीकेशन 194 एस के साथ आ जाता है तो फिर आपको एस में टीडीएस काटना है, 194 ओ में टीडीएस नहीं काटना है। यह भाषण यहां पर लिखा गया है, चेक कर लेना, ठीक है। यह भाषण यहां पर लिखा गया है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बिटवीन 194O and 194H, who will win? 194O will win. And between 194O and between 194S, who will win? 194S will win. I hope it is clear. एक आखिरी चीज है यहां पर जो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो मैं एक सेलर हूं, आप अमेजॉन हो, ठीक है। और अमेजॉन क्या करता है जनरली, मेरा कोई सामान बेचेगा, से 100 रुपए में सामान बेचा, उसने अपना 5 रुपया कमीशन रख लिया, ठीक है। तो टीडीएस कितने पे काटेगा? वो 100 रुपीज पे, ठीक है। वो 95 पे नहीं काटेगा, ग्रॉस अमाउंट पे टीडीएस कटता है। लेकिन मान लो अगर मैंने अमेजॉन को ऐसा बोला कि भाई एक काम करो भाई, पर यूनिट के हिसाब से कमीशन नहीं दूंगा मैं आपको एक लमसम अमाउंट देता हूं, ठीक है। क्या दूंगा? एक लमसम अमाउंट, कि मैंने आपको 25,000 रुपए का कमीशन दे दिया, ठीक है, 3 महीने के लिए। हर 3 महीने में मैं आपको 25,000 रुपए का कमीशन दे दूंगा, ठीक है। अगर ऐसा बोलता है सेलर अमेजॉन को, अगर सेलर ऐसा बोलता है, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, जनरली ऐसा नहीं होता लेकिन ऐसा हो सकता है ना, बिजनेस में तो कोई भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये कोई इम्पॉसिबल चीज तो नहीं है जो मैं बता रहा हूं कि जो के सेलर ने अपने ई कॉमर्स ऑपरेटर को कह दिया कि भाई मैं आपको पर यूनिट पे परसेंटेज कमीशन नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपको एक लमसम अमाउंट देता हूं 3 महीने का इतना हजार, 3 महीने का 25,000 रुपया हमसे ले लो। तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला है कि 194O विल नॉट बी एप्लीकेबल, 194O नहीं लगेगा, ठीक है। 194O विल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ लमसम कमीशन। उस केस में फिर एसएससी को 194H के हिसाब से टीडीएस काटना पड़ेगा। चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। मुझे लगता है इंस्टीट्यूट अगर घुसेगी तो फिर यहां घुस के पूछ सकती है कि एक सेलर ने अमेजॉन को 50,000 रुपया दे दिया एज ए लमसम कमीशन फॉर सेल ऑन इट्स वेबसाइट, वेदर टीडीएस विल बी डिडक्टेड अंडर विच सेक्शन? तो आपको बोलना है अंडर 194H एंड नॉट 194O, बिकॉज जनरली क्या होगा एज ए स्टूडेंट मेंटालिटी, जैसे ही ई कॉमर्स ऑपरेटर आ जाएगा तो दिमाग में 194O ही आएगा। बट लमसम कमीशन के केस में सीबीडीटी ने इस सर्कुलर में क्लैरिफाई कर दिया है कि यहां नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। चेक कर लो प्लीज। पेमेंट में ऑल्सो बी मेड टू द प्लेटफॉर्म और नेटवर्क फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज, दीज वुड फॉर्म पार्ट ऑफ द ग्रॉस अमाउंट फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस अंडर 194O if they are included in the payment for transaction. If these payments are being paid on a lump sum basis and are not linked to specific transaction, then these need not be included in the gross amount. उसको gross amount में include करने की जरूरत नहीं है। आपका 194O नहीं लगेगा तो इनडायरेक्टली 194H लगेगा, क्योंकि O नहीं लगेगा तो H लगाना पड़ेगा। तो H कब नहीं लगता है? जब O लगता है तो H नहीं लगता है। बराबर ना? कानून में क्या लिखा है? अगर O में TDS कटा है तो H नहीं लगेगा, लेकिन O ही नहीं लग रहा है तो फिर तो H लगाना पड़ेगा आपको। तो दोनों से थोड़ी एग्जेम्पशन मिलेगा आपको। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल है। ये भी सेम एग्जाम्पल इन्होंने डाला है और कुछ नहीं खास नहीं है, देख लेना। जो मैंने बताया बस वही उसी का एग्जाम्पल 2 यहां पर बनाया। पैसा कैसे फ्लो होता है। ये 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, ये इसने 95 रुपीज इसको दिया, फिर इसने इसको 85 दिया। टीडीएस तो आपको 100 पे ही काटना पड़ेगा और 5 और 10 रुपए के ऊपर आपको 194H नहीं लगेगा, ठीक है। जो कमीशन है उसमें 194H नहीं लगेगा, जो कमीशन है उस पर आपको अलग से टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है अगर 194O में टीडीएस काट लिया है तो, ठीक है। उसके नीचे कुछ चीज है जो पहले जो हमने पढ़ा है उसी सेक्शंस की तरह है, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूं आप लोगों को कि भाई टीडीएस काटते समय अपने को क्या जीएसटी इंक्लूड करके टीडीएस काटना है। देखो ये सेम चीज आपने 194Q में भी पहले की थी कि भाई जीएसटी इंक्लूड करके टीडीएस काटना है कि नहीं काटना है। तो देखो यहां पर आपको देखना पड़ेगा, अगर आप क्रेडिट पहले कर रहे हो, देखो टीडीएस कब काटना है इस सेक्शन में? क्रेडिट और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर, जो इवेंट पहले होगी तब टीडीएस काटना है। अगर क्रेडिट पहले कर रहे हो तो इनवॉइस है आपके पास, तभी क्रेडिट कर रहे हो ना बुक्स में। बुक्स में जनरल एंट्री कब मारते हो? जब आपके पास इनवॉइस होगा ना। तो अगर क्रेडिट पहले कर रहे हो तो इनवॉइस है, और इनवॉइस है तो आपके पास ब्रेकअप है कि इतना अमाउंट ये है, इतना जीएसटी है, तो फिर आप जीएसटी मत इंक्लूड करो, ठीक है। सेम 194Q में भी देखा था, आप जाके चेक कर लेना, कुछ नई बात नहीं है। तो जो सेम चीजें मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता हूं अननेसेसरीली, टाइम वेस्ट सबका होगा, आपका भी मेरा भी, ठीक है। अच्छा, अगर पेमेंट पहले कर रहा हूं तो ये सेम चीज 194Q में भी था। पेमेंट पहले कर रहा हूं तो फिर आपको पेमेंट पहले कर रहा हूं तो आपके पास ब्रेकअप नहीं है, तो फिर आपको होल अमाउंट पे टीडीएस काटना पड़ेगा इंक्लूडिंग द जीएसटी पोर्शन। चेक करो प्लीज, ठीक है। परचेज रिटर्न भी सेम एज 194Q, कॉपी पेस्ट है, ये बहुत पुराना सर्कुलर है, कुछ नई चीज नहीं है इसके अंदर, ठीक है। परचेज रिटर्न के अंदर भी क्या होगा? ये सेम टू सेम पहले के जैसा ही है कि अगर परचेज रिटर्न होता है तो अगली बार जब सेम कस्टमर के साथ आप सेल करोगे, सेम कस्टमर के साथ एडजस्ट कर लेना आप, ठीक है। और अगर रिफंड दे देगा तो फिर तो, और अगर रिप्लेस कर देता है प्रोडक्ट फिर तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सेम वही चीज है, कॉपी पेस्ट है पूरी की पूरी। हाँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट एक चीज है, डिस्काउंट का क्या होगा सर? देखो अभी इसमें डिस्काउंट कौन दे रहा है ना वो मैटर करता है। यहां पर बायर है,
यहां पर सेलर है, ठीक है। यहां पे फ्लिपकार्ट है। अब फ्लिपकार्ट का मतलब आप समझ गए होंगे मेरे एग्जांपल में कौन है। फ्लिपकार्ट बायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर है। और यहां पर है अमेजॉन। अमेजॉन कौन है? सेलर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। अब यहां डिस्काउंट कौन दे रहा है? अगर सेलर डिस्काउंट दे रहा है, 100 रुपए की चीज सेलर बोलता है नहीं 90 रुपीज में, 90 रुपीज में बेचोगे आप, ठीक है। मुझे 90 रुपीज चाहिए बस, आप 100 में मत बेचो, 90 में बेचो, तो फिर 90 पे टीडीएस कटेगा, क्योंकि सेलर को मिल रहा है 90 ही है, ठीक है। यही उसका अल्टीमेट प्राइस है। लेकिन अगर 100 रुपए का सामान है और सेलर बोलता है कि भाई मुझे तो पूरा 100 चाहिए, आपको जितने में बेचना है बेचो, ठीक है। आपको 95 में बेचना है 95 में बेचो, आपको 90 में बेचना है 90 में बेचो, मुझे पूरा 100 रुपया चाहिए। तो अगर सेलर इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं मुझे तो पूरा 100 रुपीज चाहिए, तो फिर टीडीएस पूरे 100 रुपीज पे कटेगा। ये दो बातें यहां पर लिखी गई है, चेक करो। तो डिस्काउंट के बारे में क्या है? अगर सेलर डिस्काउंट देता है खुद से जेब से, तो फिर उतना माइनस करो, बैलेंस अमाउंट पे टीडीएस कटेगा, ठीक है। और अगर सेलर अपनी जेब से डिस्काउंट नहीं दे रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स दे रहे हैं, बहुत बार ई कॉमर्स ऑपरेटर्स भी अपना धंधा बढ़ाने के लिए देते हैं, ठीक है। तो उस केस में पूरा 100 रुपीज पे ग्रॉस अमाउंट पे टीडीएस काटना पड़ेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर को। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये बोला गया है इस पर्टिकुलर जबरदस्त सर्कुलर के अंदर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू विथ ग्रेट लॉजिक, और पूरा बैकग्राउंड के साथ आपको समझ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ आया तो एक बार और देख लो, और क्या, ठीक है। इसके बाद कुछ असेसमेंट प्रोसीजर के अमेंडमेंट है जो हमने लास्ट टाइम कर लिया है, लास्ट टाइम के सर्कुलर में, उसका वीडियो मैंने नीचे डाल दिया है, आप देख सकते हो। देखो ये अक्टूबर का है, तो ये लास्ट अटेम्प्ट के वीडियो में कवर हो चुका है, सेम टू सेम चीज, ठीक है। ये भी कवर हो चुका है, सेम टू सेम चीज, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। यहां तक कवर हो चुका है, चेक कर लेना। तो चलिए अगले अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक सीबीडीटी सर्कुलर है, जिसमें सीबीडीटी ने कुछ पार्शियल रिलैक्सेशन दिया है कुछ लोगों के लिए। जैसे कि आप सभी को पता होगा, गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई पैन को आधार से लिंक कर दो, लिंक कर दो, लिंक कर दो। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 10 बार बोला था, तो भी लोग नहीं कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद में गवर्नमेंट ने बोला 31 मार्च 2023 या 22 शायद, 31 मार्च 2022 आखिरी दिन है, ठीक है। 31 मार्च 2022 तक जिसने लिंक नहीं किया उसको फिर बाद में 500 रुपए की फी लगाएंगे, और उसके बाद में 3 महीने बाद हम आपको 1000 रुपए की फी लगा देंगे। तो उन्होंने बोला था 31 मार्च 2022 आखिरी दिन है, ठीक है, कि आप पैन और आधार को लिंक कर दो। अब अगर इस दिन तक नहीं किया तो 500 रुपए की फी लगेगी 30 जून 2022 तक, और उसके बाद में 1000 रुपए की फी लगेगी, ठीक है। कौन से सेक्शन में? 234H के अंदर। और उसके बाद में गवर्नमेंट ने बोला 1 जुलाई 2023 से, 1 जुलाई 2023 से तो हम बैंड बजा देंगे आपकी, ठीक है। अगर तब तक भी आपने अपना पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो तुम्हारा पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनऑपरेटिव हो जाएगा तो तुम्हारे ऊपर, तुमको कोई टैक्स का रिफंड नहीं मिलेगा, तुमको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और तुम्हारा टीडीएस भी जो भी काटेगा वो हायर रेट पे टीडीएस काटेगा, ठीक है। 206AA ऐसा सोच के काटेगा कि सामने वाले के पास पैन ही नहीं है, ये सोच के सामने वाले का टीडीएस काटा जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है पता है? बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सामने वाले पेईज ने, मैं पेयर हूं सामने पेई है, मैं डिडक्टर हूं सामने डिडक्टी है, मैं टीडीएस काटने वाला हूं सामने टीडीएस कटवाने वाला है। अब टीडीएस कटवाने वाला नालायक है, वो पैन और आधार लिंक नहीं कर रहा है, लिंक नहीं कर रहा है, लिंक नहीं कर रहा है, लिंक नहीं कर रहा है। 1 जुलाई 2023 आ गया, ठीक है। 1 जुलाई 2023 के बाद भी उसने लिंक नहीं किया, मैंने उसका टीडीएस नॉर्मल रेट पे काट दिया, नॉर्मल रेट पे काट दिया। अब नॉर्मल रेट पे काट दिया तो गवर्नमेंट मेरी बैंड बजाएगी, गवर्नमेंट बोलेगी 1 जुलाई 2023 के बाद आपको बोला था ना नॉर्मल रेट पे नहीं काटना है, सामने वाला का पैन अगर इनऑपरेटिव है तो आपको टीडीएस 206AA के हिसाब से हायर रेट पे काटना है। तो उसके वजह से मुझे क्या हो रहा है पता है? मैंने क्योंकि नॉर्मल रेट पे काट दिया, मुझे हायर रेट पे काटना था, मैंने 194C में 1% या 2% पे काट दिया, और 206AA के अंदर 20% का टैक्स रेट है भाई, 20% और एक्चुअल रेट विचएवर इज हायर रेट है। देयरफॉर मुझे शॉर्ट डिडक्शन, मुझे शॉर्ट पेमेंट की नोटिस आ रही है, ठीक है। किसको? डिडक्टर को, डिडक्टर की बैंड बज रही है। इसलिए गवर्नमेंट ने डिडक्टर को यहां पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया है। क्या रिलैक्सेशन दिया है जरा देखना। पार्शियली मॉडिफाई किया है सर्कुलर को। वाइट दिस सर्कुलर स्पेसिफाइड दैट फॉर द ट्रांजेक्शंस एंटर्ड इनटू 31 मार्च 2024, जिसने भी 31 मार्च 2024 तक ट्रांजैक्शन किया है, अगर मैंने अपने पेयर को, पेई को 31 मार्च 2024 तक कुछ भी पेमेंट या क्रेडिट किया है, इन केसेस वेयर द पैन हैज बिकम ऑपरेटिव ऑन और बिफोर 31 मई, अगर मैंने 31 मार्च तक ट्रांजैक्शन किया है और अगर सामने वाले का पैन 31 मई 2024 तक, मतलब मार्च के बाद 2 महीने के अंदर अगर ऑपरेटिव हो गया है, ठीक है, तो फिर मुझे हायर रेट पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने मुझे रिलैक्सेशन दे दिया, ठीक है। पहले कैसा था? 1 जुलाई के बाद अगर आपने पेमेंट किया, किसी को क्रेडिट किया, तो आपको हायर रेट पे टीडीएस काटना पड़ेगा अगर सामने वाले का पैन ऑपरेटिव नहीं है, ठीक है। अब ऐसा नहीं बोला है गवर्नमेंट ने, बोला है कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर 31 मार्च तक आपसे गलती हो भी गई है तो सामने वाले को बोलकर 31 मई तक उसका क्या करवा लो, उसका पैन ऑपरेटिव करवा लो। अगर 31 मई तक उसका पैन ऑपरेटिव हो जाएगा 2 महीने के अंदर,
मार्च तक ट्रांजैक्शन कर भी दिया है आपने, तो मई तक अगर उसको आप ठीक करवा दोगे तो आपके ऊपर ये शॉर्ट डिडक्शन या शॉर्ट पेमेंट की नोटिस एप्लीकेबल नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब अगले कुछ जो अमेंडमेंट है, मुझे नहीं लगता ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टैक्स ऑडिट से रिलेटेड है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ क्लॉजेस का रेफरेंसेस चेंज हुआ है। जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां पर टैक्स ऑडिट के अंदर हर साल कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है ना टैक्स ऑडिट के अंदर। अरे ऑब्वियसली टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है वो तुम्हारी हर साल चेंज होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हर साल अमेंडमेंट्स आते हैं, तो उस हिसाब से टैक्स ऑडिट के रिपोर्ट के अंदर कुछ चेंजेस होती है। बट अनफॉर्चुनेटली हर साल नहीं करते लोग। इस साल अमेंडमेंट आया ना, 2 साल बाद चेंज करेंगे। इस साल अमेंडमेंट आया, कुछ कुछ केस में 5 साल बाद चेंज करेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूं, सबसे पहले यहाँ पर क्लॉज 8A में अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट कुछ नहीं है, कुछ एडिशन डिलीशन होता है और कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो स्पेशल सेक्शंस के प्रोविजन है सब, उसमें एक और सेक्शन इनको ऐड करना पड़ा 115 BAE, जो रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए नया सेक्शन आया है बाय फाइनेंस एक्ट 2023, तो वो उनको यहां पर इंसर्ट करना पड़ा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। बस यही जो बोल्ड वाला है वही अमेंडमेंट है, बाकी तो सब सेम ही है। दूसरा यहां पर देखो 44 AD है। जैसे मैंने बोला ना आपको, कुछ कुछ चीजें 5 साल 10 साल बाद भी अमेंडमेंट होती है। अब 44 AD है जो आपका स्पेसिफाइड प्रोफेशनल का सेक्शन है। आप सभी बताओ कितना पुराना सेक्शन है वो, हाउ ओल्ड इट इज। 44 AD है क्या अभी आया फाइनेंस एक्ट 23 में, या क्या 22 में आया, क्या 21 में आया, 2017 में आया था। अब डाला उन्होंने कभी, देखो 2023 में नोटिफिकेशन में, 24 में, 23 में भी नहीं। कब आया नोटिफिकेशन, चेक करने दो, मार्च में आया। ये मार्च में इन्होंने चेंज किया, देखो अभी चेंज किया। तो 8 साल 7 साल बाद जाके कि हाँ 44 AD के साथ ADA जैसा भी कोई सेक्शन है वहां पे डालना चाहिए। फिर 115 BAC जो आपका न्यू रेजिम वाला सेक्शन है, उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ एडिशंस किए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ खास नहीं है इसके अंदर, कुछ पढ़ने जैसा नहीं है। फिर देखो ये वाला सेक्शन भी 35 ABA स्पेक्ट्रम लाइसेंस, एक जमाने पहले आया था, 10 साल पहले आया था ये स्पेक्ट्रम लाइसेंस का सेक्शन, तो वो अभी डाला देखो। और एंड में अभी बोले कि हम भूल जाते घड़ी घड़ी, तो हम लोग अभी ऐसा सेक्शन नहीं डालते रहेंगे, इधर लिख देंगे एनी अदर रेलेवेंट सेक्शन, ठीक है। तो आज के बाद अगर हम कोई सेक्शन डालना भूल भी गए तो एनी अदर रेलेवेंट सेक्शन के अंदर वो पर्टिकुलर चीज कवर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने यहां पर वो डाल दिया। उसके बाद देखो ये इन्होंने लास्ट ईयर अमेंडमेंट लाया था फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर 37(1) के अंदर, एक्सप्लेनेशन टू 37(1) के अंदर डाला था। ये सारे अमेंडमेंट्स लाए थे। फॉर एक्सपेंडिचर फॉर एनी ऑफेंस विच इज प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, याद है, या किसी को परक्यूजिट वर्क्यूजिट दे रहे हो, डॉक्टर लोग को फार्मा कंपनी परक्यूजिट दे रही है, या कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट आया था ना 37(1) में, उसको यहां पर इन्होंने इंसर्ट करने की कोशिश की है, चेक कर लो। तो 37(1) का जो अमेंडमेंट था वो 37(1) जो लॉ बोल रहा था, रीसेंट लॉ बोल रहा था, और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो बोल रही थी वो एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा था, वो अलाइन नहीं हो रहा था। तो जैसा लॉ में लिखा है वैसा उन्होंने यहां पर चिपका डाला, ठीक है। तो वही अमेंडमेंट है, टैक्स ऑडिट का अमेंडमेंट, इसलिए मैंने बोला कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहां पर देखो एमएसएमई वालों के लिए जो अमेंडमेंट आया था, उसके लिए यहां पर इनको क्लॉज डालना पड़ा एमएसएमई के अंदर, और एमएसएमई के यहां पर प्रोविजंस के बारे में बात करना पड़ा, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि एमएसएमई के रिलेटेड बहुत जबरदस्त अमेंडमेंट आया था फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर, तो उससे रिलेटेड यहां पर 43B क्लॉज H के अंदर वो पॉइंट है, तो 43B क्लॉज H के बारे में यहां पर उन्होंने मेंशन कर दिया, ठीक है, चेक कर लो। और आखिर में इन्होंने यहां पर वापस से 115 BAE मेंशन कर दिया, क्योंकि यहां पर दूसरे स्पेशल सेक्शंस मेंशन है। 115 BAE अभी आया है फाइनेंस एक्ट 2023 में, तो वो भी यहां पर मेंशन करना जरूरी था, तो वो यहां पर उन्होंने मेंशन कर दिया, चेक कर लो। तो टैक्स ऑडिट में ऐसा कोई एग्जाम ओरिएंटेड कोई अमेंडमेंट नहीं आया है, बस जो रेलेवेंट क्लॉजेस थे उसको यहां पर मेंशन करना जरूरी था, इसलिए इंस्टीट्यूट ने उसको मेंशन करवा दिया, ठीक है। और यहां पर एक आखिरी अमेंडमेंट है, उसके बारे में बात कर लेता हूं। मेरे हिसाब से ये भी कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार मैं उस पर आपको अच्छे से समझा देता हूं, ठीक है। यहां पर एक नॉन रेसिडेंट है, ये मैंने क्लास में भी पढ़ाया था, इसके अंदर एक नोटिफिकेशन आया है। ये एक नॉन रेसिडेंट है, यहां पर एक IFSC है, यहां पर एक पोर्टफोलियो मैनेजर है, ठीक है। तो नॉन रेसिडेंट से यूके में बैठा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज ऑल ऑफ यू, ये यूके में बैठा हुआ है और ये अपना पोर्टफोलियो संभालने के लिए ये IFSC के एक पोर्टफोलियो मैनेजर को दे रहा है, और ये पोर्टफोलियो मैनेजर उसके शेयर्स खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है। लेकिन वो शेयर्स जो खरीद रहा है, बेच रहा है ना, वो शेयर्स कहां पर होने चाहिए पता है, वो शेयर्स आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है, ठीक है। क्योंकि आखिर में लिखा है द इनकम अक्रूज आउटसाइड इंडिया, अगर वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर्स खरीदता बेचता है ना, तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो नॉन रेसिडेंट कहां पर है, बाहर है, शेयर्स कहां है, बाहर है, पोर्टफोलियो मैनेजर कहां पर है, इंडिया के अंदर IFSC के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। तो अगर इंडिया में IFSC के अंदर अगर कोई पोर्टफोलियो मैनेजर किसी बाहर के नॉन रेजिडेंट के बाहर के शेयर्स को मैनेज करता है, तो उससे जो भी इनकम कमाएगा वो माफ है, ठीक है। वो यहां लिखा गया पॉइंट नंबर 1 में। अब सेकंड पॉइंट में लिखा गया है, वो तो पहले से ही था, दिस इज ओल्ड। अब सेकंड पॉइंट के अंदर अमेंडमेंट आया है कि गवर्नमेंट ने बोला कुछ और लोगों को हम नोटिफाई करेंगे अगर हम चाहे तो गवर्नमेंट ने सेकंड वाले केस में नोटिफाई किया है, और ये नोटिफिकेशन उसी के लिए, ठीक है। सेकंड में किसको नोटिफाई किया, जरा ध्यान से देखना, यहां पर एक नॉन रेसिडेंट है, यहां पर ये चार्ट बना के मैंने बता दिया, बस इतना ध्यान दे दोगे तो बस हो जाएगा। अगर एक नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट करता है कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में, किसके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में, ठीक है,
एक नॉन रेजिडेंट कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, किसके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है? कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी इन आईएफएससी। ध्यान से सुनना, एनी इनकम रिसीव बाय नॉन रेजिडेंट, एनी इनकम रिसीव बाय होम, एनी इनकम रिसीव बाय, बहुत ध्यान से सुनना, नॉन रेजिडेंट, एनी इनकम रिसीव बाय नॉन रेजिडेंट फ्रॉम एन एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट, investment in a financial product with a contract between such non-resident and capital market intermediary being a unit of IFSC। तो अगर एक नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट करता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट में, कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी आईएफएससी से, उससे कुछ इनकम कमाता है, तो वो इनकम भी गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया है, हम आपको क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे। ठीक है, कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं है इस पूरी शीट में से। मुझे लग रहा है वो ट्रस्ट वाला एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है और दूसरा 194O वाला, ये दो बड़े अमेंडमेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि और कोई अमेंडमेंट इतने ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है इस पर्टिकुलर शीट में से। हाँ, May 24 वाली शीट के भी इसमें अमेंडमेंट कवर्ड है, जो इसके लिए मैंने फिर से बोल रहा हूं आपको, मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, उसको वापस से रिपीट नहीं करना चाहता हूं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप लोग उसको चेक कर लेना। और आपने अगर May 24 में एग्जाम दिया है तो आपने जरूर देखा होगा, वो देखा ही होना चाहिए। और अगर आप नवंबर 24 में पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो फिर आपको वो भी देखना होगा और ये भी देखना होगा। ठीक है, जिससे आपकी ये पूरी की पूरी शीट कवर हो जाएगी। ठीक है, टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना। इसी तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, एंड आई विल आल्सो कम विद दिस सेम वीडियो इन फुल इंग्लिश आल्सो ऑन अवर फुल इंग्लिश चैनल। आप सब लोग भी अगर फुल इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं नीचे डाल देता हूं, क्योंकि फुल इंग्लिश में भी सुनोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम इंग्लिश में ही लिखना है। ठीक है, टेक केयर ऑल ऑफ यू। अगला वीडियो मैं जल्द से जल्द लाऊंगा आपके रीसेंट केस लॉस के ऊपर, और उसके बाद में आप लोगों को सबसे पहले सॉफ्ट कॉपी दूंगा किस चीज की, 34 ICAI के एमसीक्यूज की, केस सिनेरियो एमसीक्यूज की, और उसके बाद में उसका वीडियो भी जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना, बाय।